नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के एमसीक्यू देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द स्लाइड्स मेड इन द प्रेजेंटेशन आर प्रिंटेड इन अ स्मॉलर फॉर्मेट ऑन अ पेपर। प्रेजेंटेशन में बनी स्लाइड्स को एक कागज पर छोटे प्रारूप में मुद्रित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हैंड आउट। मैं आपको पावर पॉइंट में ये दिखा देता हूँ कि हैंड आउट होता कहाँ पर है। आप इस व्यू सेक्शन में, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये व्यू सेक्शन में, ये हैंड आउट मास्टर, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आप पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है? यू कैन चूज द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द हैंड आउट सच एज बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग एंड वेयर headers footers will appear. You can also select options for your page setup. तो आप जो भी, इस हैंडआउट्स का फ़ायदा ये होता है, जितने भी आप स्लाइड्स बनाएं, ये यहाँ पे आप एक स्लाइड 1 2 3 मेरे प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं हैंडआउट्स क्लिक करता हूँ तो आपको एक ओवरव्यू निकाल के देता है कि एक अगर प्रिंट करना है आपको, इतने स्लाइड्स को एक पेपर में, एक पेज में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको हेडर का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ डेट का ऑप्शन आ रहा है, आपके सारे स्लाइड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो 6 स्लाइड्स। फिर आप एक और पेज ऐसे चेक करेंगे तो आपको ये हेडर पे एक इस जो फीचर है ये देखने को मिलता है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? पूछ सकता है कि प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइडों के छोटे रूप में एक कागज़ पर प्रिंट लिए जाते हैं, यह ऑप्शन क्या कहलाता है? यानी प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइडों के छोटे रूप में एक कागज़ पर प्रिंट लिए जाते हैं, यह ऑप्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है हैंड आउट। तो आपको याद रखना है हैंड आउट कहलाता है। एग्ज़ाम में ये आपको पूछेगा, इससे संबंधित है। मैंने आपको विजुअल दिखाया हैंड आउट का, उसी तरह आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि स्लाइड मास्टर एक होता है, उसी तरह आपका ये नोट्स मास्टर होता है। तो नोट्स मास्टर पे आप देख सकते हैं, तो पूछेगा आपसे कि आप एक स्लाइड में करने के बाद नीचे यहाँ पे आप अपना स्लाइड, जो भी आपका स्लाइड चलेगा उसके नीचे आपको एक नोट्स मास्टर देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फीचर है, कौन कौन सा नहीं, ये पूछ सकता है। स्लाइड, हैंड आउट, नोट्स, ये तीनों होते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, ऐसा स्लाइड सॉर्टर आपको देखने को मिलता है। सारे स्लाइड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं जिसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 ऐसा। व्यू में आप चेक कर सकते हैं आउटलाइन व्यू, यहाँ पे आपको पूरे आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, प्रेजेंटेशन में बनी स्लाइड्स को एक कागज पर छोटे प्रारूप में मुद्रित कैसे किया जाता है? या तो प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइडों के छोटे रूप में एक कागज पर प्रिंट लिए जाते हैं, यह ऑप्शन क्या कहलाता है? तो आपसे ये पूछेगा। हैंड आउट पूछ रहा है, आपको याद रखना है हैंड आउट। नोट्स में भी मैंने आपको दिखाया जो कैसा रहता है, आप इसको याद रखेंगे विजुअल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हैंड आउट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भाषा का मतलब यह है कि जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ये आपसे प्रोग्रामिंग नहीं पूछ रहा, बस आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उप्स कहा जाता है, उप्स भी कहा जाता है इसको। तो जो जैसे आपका रूबी हो गया, सी शैप हो गया, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक नेट कहा जाता है इसको। ये जो विजुअल बेसिक नेट है, डॉट नेट, डॉट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है विजुअल बेसिक, आपको इतना याद रखना है। तो ये चारों क्या है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा गलत है, यहाँ पे देना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, नॉट का इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछना चाहिए था। तो आंसर ये सारे आपके क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। रूबी, सी शैप, सी प्लस प्लस और विजुअल बेसिक, ये सब क्या है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। परंतु यहाँ पे आपको मैं अलग से कलर में ये मेंशन कर देता हूँ, जो सी है यह एक ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल, आपको याद रखना है, ये प्रोसीजर वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोसीजर 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है, प्रोसीजर के हिसाब से होता है। परंतु बाकी सब आपके जो रूबी, सी शैप, इसे सी शैप कहा जाता है, सी शैप, और सी प्लस प्लस, वी बी नेट, विजुअल बेसिक नेट, ये सब आपके क्या हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप यहाँ देख सकते हैं रूबी एक प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शैप एक मल्टी पैराडाइम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही साथ प्रोसीजरल भी है। परंतु
सी, मात्र सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी एक प्रोसीजरल है, बाकी सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम ऐसा होता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इसके आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये आपके काम का नहीं है, ये प्रोग्रामिंग वालों का काम का है। बस आपको ये शब्द याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया जिसकी कलर बताई गई, प्राइस बताई, किलोमीटर बताई गई, सारा सेट किया गया है। तो इसका यूज़ किया जाता है जब भी आप ये प्रोग्रामर्स कोडिंग करते हैं, तो वो एक सेट बाय इंस्ट्रक्शंस में इसका यूज़ करते हैं। आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको कोई कोडिंग नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ B5 एंड D7 क्या दर्शा रहा है यहाँ पर। तो जो ये लगा हुआ है, ये साइन, ये क्या है, इसका कहना पूछा। तो यह एक टेक्स्ट ऑपरेटर है, यानी टेक्स्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी क्या बात की जा रही है, कुछ ऑपरेट किया जा रहा है। किसको ऑपरेट किया जा रहा है, टेक्स्ट को ऑपरेट किया जा रहा है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑपरेटर का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटर वही होता है ना जो किसी चीज़ को ऑपरेट करता है। कोई मैकेनिकल ऑपरेटर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर हो सकता है, कोई थर्मल ऑपरेटर हो सकता है, कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर रहा है उसको क्या करते हैं, हम ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ किस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, यह टेक्स्ट को ऑपरेट कर रहा है। और ये जो साइन है किससे संबंधित है, टेक्स्ट ऑपरेटर, यानी दो टेक्स्ट को क्या कर रहा होगा ये। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वेल और ये CUME, वेलकम। अगर मुझे इन दोनों को साथ में लिखना है तो मैं किसका उपयोग करूँगा, एंड शब्द लगाऊंगा। अगर मैं एक्सेल में फॉर्मूला में जो B5 D7 सेल्स होते हैं एक्सेल में, तो यह एंड का जो फंक्शन है वो कैसा काम करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा, वेलकम की तरह। तो टेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, यह एक टेक्स्ट ऑपरेटर है। किस सिंबल, एंड सिंबल का यूज़ करके, कहाँ पर हम एक्सेल फॉर्मूला में इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, एक एग्जांपल है, जो सेल B5 सेल D7 क्या दर्शा रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब ये दो तब तक अलग थे जब तक एंड नहीं लगाया गया था। जैसे ही मैंने इस सेल में इक्वल टू के बाद, एक्सेल में हम जो भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी, और साथ में दूसरा फार्मूला। ये दो अलग अलग सेल को दर्शा रहा है। आपका आंसर क्या निकल के आया, हेलो वर्ल्ड, यानी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। और किसकी मदद से, ये एंड, ये जो आपका ये सिंबल की मदद से। इसी को क्या कहते हैं हम, टेक्स्ट ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेक्स्ट ऑपरेटर, यानी दो टेक्स्ट को यह ऑपरेट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, अगर इसको वापस हमें स्प्लिट करना है, यानी वापस इसको अलग करना है, हेलो को अलग लिखना है, साथ ही साथ वर्ल्ड को अलग अलग लिखना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ये जो डबल कोट्स वाले आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इनका यूज़ करेंगे। यानी B5 मैंने ये सेल को सेलेक्ट किया, एंड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये एक टेक्स्ट ऑपरेटर है, यानी दो टेक्स्ट को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा, ये डबल कोट्स वाले साइन लगाऊंगा, वापस टेक्स्ट को ऑपरेट करने वाला सिंबल यूज़ करूंगा, सेल को सेलेक्ट करूंगा, तो वापस क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड अलग हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, एकदम छोटा सा बेसिक है ये। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है। आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं कि जो साइन है इंपॉर्टेंट। तो आपको ये साइन पूछेगा, या तो दो टेक्स्ट को किस कोट्स के, डबल कोट्स के द्वारा अलग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डबल कोट्स आप एक बार चेक कर सकते हैं, लैपटॉप के जो कीबोर्ड में भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है, इंग्लिश में से कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर ऑफ अलाइनमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट द एलिमेंट ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। देखो, आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, इसका ट्रिक है, मेरा नंबर हमेशा राइट है, दोहराएंगे, मेरा नंबर हमेशा राइट है, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो मेरा नंबर राइट है या तो मेरा नंबर हमेशा राइट है, आप जैसा जाए दोहरा सकते हैं। तो जब भी अलाइनमेंट की बात की जाए, नंबर्स जो भी है MS एक्सेल में क्या होता है, नंबर्स हमेशा राइट साइड होते हैं और जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड होते हैं। आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखिए ये MS एक्सेल का सेल है। अब ये जैसे आपको सभी को देखा होगा एक्सेल में शीट में B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ऐसे आपके B12 तक, ये क्या, ये सेल को अगर हमें नंबर देना है तो कैसा हो, ये B12 है, क्योंकि इस कॉलम का 12th सेल है, ठीक। इस रो का दूसरा सेल है ना। उसी तरह C का, D का। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी रेड है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए, ये तो और नहीं दिख रहा है, वेट, यस दिस वन।
तो ये जो नंबर्स है, तो ये जो सेल, ये एक सेल, ये कंप्लीट एक सेल है, ये बॉक्स। नंबर्स देख सकते हैं आप, पूरी पूरे नंबर्स राइट साइड में लिखा हुआ है, कोने में इस साइड। परंतु जो कैरेक्टर्स है, जो ए बी सी डी, या फिर बोल सकते हैं टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट फॉर्म किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट किस साइड है आपका, लेफ्ट साइड है। और नंबर्स का अलाइनमेंट किस साइड है, राइट साइड है। तो देखो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट पूछता है किस साइड है, टेक्स्ट का लेफ्ट साइड। नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट किस साइड है, राइट अलाइनमेंट साइड है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, इरेजर ले लेते हैं, मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे, जो मेरा नंबर हमेशा कैसे रहता है एमएक्स में, एक्सेल में हमेशा मेरा नंबर राइट रहता है। आपका ये ट्रिक है, मेरा जो नंबर है हमेशा कहाँ रहेगा, राइट रहेगा, यानी राइट अलाइनमेंट में है। आप देख सकते हैं राइट साइड अलाइनमेंट में है, और ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ठीक, अब बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड जो नंबर रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड रहता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो नंबर यहाँ पे आंसर क्या है, राइट, मेरा नंबर हमेशा राइट है। ऐसा आपको एक ट्रिक है ये। अगला, ऑन विच टूल बार आर मैसेजेस एंड प्रॉम्प्ट्स डिस्प्लेड। बात की जा रही है जो आपके जो मैसेजेस या प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कुछ मैसेज होते हैं एम एस एक्सेल में, आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्या फॉर्मूला बार में देखने को मिलता है? नहीं। क्या टाइटल बार? नहीं। क्या मेन्यू बार? नहीं। तो आंसर यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा। तो देखते हैं कि जो मैसेजेस एंड प्रॉम्प्ट्स कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखिए आपका ये स्टेटस बार दिख रहा हुआ है, एक मिनट, कलर यहाँ पे कुछ दूसरा कलर लेना चाहिए हमें, नहीं ये नहीं, ये जो स्टेटस बार को आप देखिए, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। क्या कहेंगे? ये जो नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सम है, यहाँ काउंट है। काउंट यानी कितने रोज, यहाँ पे आप क्या है, राहुल, मोहन, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 लोग की बात की जा रही। तो स्टेटस बार में काउंट 6 दिख रहा है, इन सब का सम, इन सब का सम आपको क्या देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा। थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्या हुआ? यहाँ पे थे हम, शिफ्ट F5। ये आपसे पूछा जा रहा था क्या टूल बार एंड आर मैसेजेस एंड प्रॉम्प्ट्स की बात की जा रही है, तो नन ऑफ द दिस क्यों आंसर है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू, काउंट 6, 1 2 3 4 5 6 काउंट, इन सब का जो नंबर्स का जो सम है कितना है यहाँ पर, 211 है। तो एवरेज इन सब का एवरेज कितना है, 35.16 है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो स्टेटस बार में आपको सब कुछ दिख रहा है, सारा स्टेटस जो आपका डाटा है, इस पूरे डाटा का स्टेटस कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो आपको याद रखना है जितने भी टूल बार में मैसेजेस एंड प्रॉम्प्ट जो भी आपके डिस्प्ले कहाँ पे होते हैं, स्टेटस बार में डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपके जो पूरे डाटा में एवरेज आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, टूल बार में देखने को मिलता है, स्टेटस बार में, मेन्यू बार में, हेडर में, फुटर में, ऐसा आपको पूछ सकता है। तो आपको जो भी स्टेटस कहाँ दिखता है, स्टेटस बार में, ऐसा सारा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। छवि प्रिंट को सीधे पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको याद रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैंने मेरी लास्ट क्लास में सारा डिटेल में बताया है। ये इमेज को पूरा क्या करता है, जो भी पेन में या फिर आपके प्रिंट आउट में, कॉपी में, हार्ड कॉपी में जो लिखा है उसको स्कैन करेगा। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप सभी एग्जाम देने वाले हैं, ये आप यूज़ करते हैं ओएमआर शीट का, MICR कोड जो कि बैंक में यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 9 कोड की बात की जा रही है, पहले
3 कोड सिटी को दर्शाते हैं, दूसरे 3 जो सेकंड जो पेयर ऑफ 3 कोड्स बैंक कोड की बात की जाती है, आखिर के 3 कोड ब्रांच कोड को दर्शाते हैं। आपसे पूछ सकता है कौन से 3 कोड क्या चीज़ को दर्शाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? इनपुट आउटपुट तकनीक की बात की जा रही है थंडरबोल्ट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। थंडरबोल्ट जो आप मोबाइल या केबल से डाटा ट्रांसफ़र का केबल कनेक्ट करते हैं, तो ये हाई डाटा ट्रांसफ़र, मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट किया जा सकता है, 2 स्क्रीन को कनेक्ट किया जा सकता है, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी होती है। तो लेटेस्ट इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी पूछे तो क्या रखना है आपको? थंडरबोल्ट याद रखना है। और ये बाकी यूएसबी सीरियल पोर्ट से क्या है, बहुत तेज़ है। यूएसबी हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा है? आपका थंडरबोल्ट सबसे ज़्यादा तेज़ है। ये केबल आपको देखने को मिलेगा। टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो मैं अभी बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सारा समझाया है कि क्या होता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है हर क्षेत्र में होता है, जैसे सर्किट्स, डिस्प्ले बनाने के लिए, सेंसर के लिए, अदर्स के लिए, सबका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन। मैंने बताया है कि इसमें से ये वैलिड रेजोल्यूशन नहीं है, और इसको आपको ट्रिक बताया था। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 12, 9 ज़ा 12, 12 ज़ा 12, 18 ज़ा। तो ये आपको छोटा सा ट्रिक बताया था कि इसके जो 12 का टेबल्स है आपको याद रखना है। यहाँ से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं कि किसका आंसर, जैसे 12 6 ज़ा आपका 720, 12 9 ज़ा 1080, 12 8 12 1 144, 12 18 ज़ा 216, 12 36 ज़ा 4320। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 72 रहेगा, 108 रहेगा, आपको इनके पीछे 0 लगाना है। अब मेरे लास्ट लेक्चर को देखिए, मैंने डिटेल में बताया है, अभी बस मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। ये सब क्या है, 240p यहाँ आपको दिख रहा होगा, 360p यहाँ से आप देख सकते हैं। 12 का टेबल आपको याद रखना है। 480 दिख रहा है, 720 दिख रहा है, 108 14 216 4320। तो ये 12 का टेबल में आपको इतने याद रखने हैं, 12 2 ज़ा 34, 12 6 9, 12 18 36। तो अगर आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं इसका रेजोल्यूशन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर संचालन के लिए किस प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव स्थापित है तो इसे किस प्रकार का उपकरण कहा जाता है? याद रखेंगे, एक ऑनलाइन डिवाइस कहा जाता, परंतु अगर ये फेरिफेरल डिवाइस होता, फेरिफेरल डिवाइस भी होता है, याद रखेंगे। यहाँ के हिसाब से अभी ऑनलाइन आंसर है, परंतु फेरिफेरल डिवाइसेस कैसे डिवाइसेस होते हैं जो आप बाहर से कनेक्ट करते हैं। नॉन फेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कनेक्टेड है, जैसे आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, अंदर जो मदरबोर्ड जो पार्ट्स लगे हैं सब क्या कहलाएंगे? नॉन फेरिफेरल। रैम, रोम, ये सब आते हैं नॉन फेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे पेन ड्राइव, यूएसबी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, ये सब क्या कहलाएंगे? फेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं, जो आप बाहर से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, मॉनिटर में, है ना, कंप्यूटर में जो भी कनेक्ट करते हैं। बाहर से जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम फेरिफेरल डिवाइसेस। अंदर से जो कनेक्टेड रहते हैं उसको कहते हैं हम नॉन फेरिफेरल डिवाइसेस। प्रोजेक्ट लेंस और छवि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पिक्चर डिस्टेंस कहा जाता है। सीडी के आविष्कारक कौन है? जेम्स रसेल। यहाँ से मैंने बताया था जेम्स रसेल द मसल। W3C का फुल फॉर्म याद रखना है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, और ये एक मानक सेट करता है वेब पेज के लिए। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल? लसुन ने किया ईमेल, बर्नर बोला वाह वाह। WW के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स। ईमेल के खोजकर्ता लसुन यानी लमसन, आप लॉन, रे टॉमलिंसन। टिम बर्नर्स ली क्या है? WW के खोजकर्ता। अब मेरे लास्ट लेक्चर्स को देखिए, सारा आपको याद आ जाएगा, देख सकते हैं, वहाँ से आपको सबको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।